नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही स्नेह और प्रेम के साथ मनाते हैं और अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं और उनको ये आश्वस्त करते हैं कि वो जो हैं हम उनकी रक्षा करेंगे। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं लगता है कि हमको बहनों की रक्षा करनी चाहिए, पर चीज़ें बदल रही हैं। बहनें भी बहुत सक्षम हो रही हैं और जिस घर में एक भाई एक बहन है और अगर बड़ी बहन है तो वो छोटे भाइयों की भी रक्षा करती है, उनके हितों का संरक्षण करती है। पर जो समाज ये मानता है शुरू से कि हमारे यहाँ जो है वो महिलाएं थोड़ी कमज़ोर हैं या उन पर किसी भी तरह का अत्याचार किया जा सकता है और किसी भी तरह से उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। समाज की मानसिकता में हम लाख कहें कि हम देवी पूजा करते हैं, हम रक्षाबंधन करते हैं, हम स्त्रियों को बहुत सम्मान देते हैं, पर जो हालिया घटना है वो घटनाएं हमें चौंकाती हैं। और लगातार हमारे देश में हम ये देख रहे हैं कि एक से एक कड़े कानून आने के बावजूद जो बलात्कार की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और उसमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार होता है। जो लोग ये कहते हैं कि बलात्कार जो है उत्तेजक कपड़े पहनने से, क्लब जाने से, डांस करने से, घर से बाहर निकलने से, ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और उसमें बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं। पर वो जब इन छोटी बच्चियों के साथ स्कूल कैंपस में जब इस तरह की छेड़छाड़ और बलात्कार की घटना होती है तब ये आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है। भाई ये बच्चियां तो जैसे बच्चे होते हैं वैसे हैं, पर ये एक मानसिकता है और ये मानसिकता कलकत्ता से लेकर महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे हम बिहार की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, चाहे हम यूपी की बात कर लें, ये मानसिकता हमको देश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत दिखाई देती है। जब भी कोई अकेली बच्ची किसी को के हत्थे चढ़ती है या कोई डॉक्टर किसी के हत्थे चढ़ती है या कोई लड़की किसी के हत्थे चढ़ती है, अगर उसकी मानसिकता एक बलात्कारी की मानसिकता है या उसके मन में जो है एक लगता है कि मैं एक स्त्री को, कमज़ोर स्त्री को अकेले पाके दबोच सकता हूं, तो वो दबोच लेता है। चाहे फिर वो कलकत्ता का बड़ा अस्पताल ही क्यों ना हो या फिर वो थाने का एक स्कूल क्यों ना हो बदलापुर का या कहीं और कोई मामला, या चाहे दिल्ली की कोई बस क्यों ना हो। हम ये देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर ये घटनाएं होती हैं और हमारे देश में मोटा मोटी आंकड़े, जबकि बहुत रिपोर्ट नहीं होते, कि 30,000 घटनाएं साल भर में होती हैं। मतलब ये जो रिपोर्ट हो रही हैं वो 30,000 घटनाएं हैं। हर दिन जो है उसका एक अलग अलग आंकड़ा हमारे सामने आता है कि उसमें 86 जो है प्रतिदिन का आंकड़ा है। और इन पूरे मामले में जब इतना हंगामा होता है, प्रदर्शन होता है पूरे देश में, इस समय डॉक्टर हड़ताल पे हैं, जंतर मंतर से लेकर रायपुर तक में सब जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यदि हम ये देखें कि इस तरह के मामलों में कितने % लोगों को सजा होती है तो उसका परसेंटेज केवल 27 है। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ तो हम बहुत प्रदर्शन करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, विरोध प्रकट करते हैं, दूसरी तरफ या तो फिर इसमें राजनीति होती है कि बयानबाजी होती है कि अगर पश्चिम बंगाल में हुआ तो सीधे ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, अब महाराष्ट्र में हुआ तो किसको जिम्मेदारी देंगे, अगर यूपी में हुआ तो किसको जिम्मेदारी देंगे। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि अगर हम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं देखें तो सबसे अग्रणी राजस्थान का नाम आता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर यूपी का नाम आता है, फिर बाकी राज्यों का नाम आता है। ये राज्य कोई भी हो सकते हैं, आंकड़े कभी भी घट बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो मानसिकता है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सी है। जो मेल डोमिनेटिंग समाज है उसमें ये जो मानसिकता है कि हम किसी भी तरह से हम स्त्री को हासिल करेंगे, चाहे उसकी उम्र कितनी हो, और वो उपभोग के लिए, और उसके साथ हम उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसमें बदतमीजी करेंगे। अभी जो महिला डॉक्टर का कलकत्ता में जो ट्रेनी डॉक्टर है जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ, वहाँ पे ये बात आ रही कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है, क्योंकि अब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कह रही है उसके हिसाब से वो इशारा कर रही है कि शायद उसका गैंग रेप हुआ है। थाने के बदलापुर में एक स्कूल के 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ जो है अगर यौन शोषण का मामला सामने आता है, ये दोनों घटनाओं में ये जानने वाले लोग हैं, वो स्कूल का आदमी है, वो अस्पताल में आने जाने वाला आदमी है। तो ये भी बात सामने आई है कि अधिकांश घटनाएं इस तरह की जो जान पहचान के लोग होते हैं, जो आपके दायरे में होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। अब बदलापुर की जो घटना है उसके सामने आने के बाद वहाँ की गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच जो है काफ़ी झड़प हुई
स्कूल में तोड़फोड़ भी हुई और रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें रोकी गई, लोगों में पथराव हुआ, इसमें कई लोग घायल हुए। अब चलिए इसका एक वीडियो देखते हैं कि क्या कुछ वहां हो रहा है, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं और इस पे वहां के मंत्री नेतागण क्या बयान देते हैं इसको भी सुन लेते हैं। 5-6 घंटे से ये आंदोलन चल रहा है या रेलवे ट्रैक पे सब लोग बैठे हुए हैं। जायज है क्योंकि घटना ही ऐसी है कि उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, बहुत शर्मनाक घटना हुई है। लेकिन 5-6 घंटे से अभी आंदोलन चल रहा है। रेलवे जैसे तो हमारी मुंबई की लाइफलाइन है, हजारों लाखों लोग इधर से आने जाने वाले हैं, डॉक्टर्स है, पेशेंट्स है, उनकी भी हालत बहुत खराब हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब ने कहा है, डीसीएम साहब ने कहा है, देवेंद्र जी ने कहा है, शिंदे साहब ने कहा है, अजीत ने भी कहा है कि इसके ऊपर एसआईटी रखी गई है, इंक्वायरी होगी, फास्ट ट्रैक में भी ये लिया जाएगा। इसमें जो भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील हैं, सरकारी वकील, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। मुझे ऐसे लगता है कि शासन की भूमिका यही है कि ये जल्द से जल्द इसका निकाल लगे, इसके जो आरोपी है उसको सजा हो, ये हमारा भी कहना है, जो लोगों का कहना है। लेकिन इस पूरे मामले में ये भी आरोप हो रहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर और इसकी भी जांच की जाएगी। इसी के लिए देवेंद्र जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर एसआईटी रखी है। एसआईटी के तहत तुरंत इसकी इंक्वायरी होगी, चौकसी होगी और इसमें जो भी दोषी है, जिन्होंने भी इसमें देरी की है या कोई लापरवाही बरताई है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास हो। तो आपने देखा ये यहाँ की घटना में एक 23 साल का आरोपी ने जो है 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। बच्चियों के पेरेंट्स ने एक दिन बाद 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत जो है मामला भी दर्ज किया और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। महिला इंस्पेक्टर जो थी, जो उस इलाके की, उसका ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उसने वो तत्परता नहीं दिखाई। प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को, महिला कर्मचारी को निलंबित किया गया और जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही गई। ये एक पक्ष है। चलिए हम कलकत्ता की तरफ लौटते हैं। कलकत्ता रेप मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ ने जो हैं और बाकी अन्य जजों की बेंच ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं, जिसमें 9 डॉक्टरों को शामिल किया गया है जो मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और बेहतरी के उपायों पर सिफारिश करेंगे। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल होंगे। कोर्ट ने जो है सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट देने और राज्य सरकार को घटना की से रिपोर्ट मांगी है और आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है। केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को है। अब हम ये बात करते हैं कि ये बार बार इसको समझना पड़ेगा कि ये मामले ऐसे पहले नहीं हैं। जो कार्यस्थल है वहाँ पे महिलाओं के साथ, कामकाजी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। विशाखा कमेटी हर जगह जहाँ पर महिलाएं काम करती वहाँ बनाकर उसमें महिलाओं को रखने का प्रावधान है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जरूर अलग बात कह रहा है कि ये करो, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, पर क्या हर ऑफिस में जहाँ महिलाएं काम करती हैं, हर प्राइवेट या सरकारी जगह, क्या विशाखा कमेटी का गठन हुआ है? क्या वहाँ महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती है उसको लोग गंभीरता से लेते हैं? वहाँ के जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से देखता है? या फिर वो इस तरह की घटना होने की प्रतीक्षा करता है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाए तो लोग रेलवे को रोकें, लोग पूरे देश में हड़ताल करें? और ये जो हड़ताल है इसको लेकर भी
अलग अलग नेता जो है अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टरों की हड़ताल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यह है। कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर जो हैं अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मामले में एक चर्चित सांसद हैं पप्पू यादव, जरा उनका भी वीडियो सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में 4 बलात्कार हुए, उत्तराखंड में बलात्कार हुए नर्सेस के साथ, और बिहार में सबसे बड़ा विभत्स घटना तो नहीं घटी। एक भी नेता नहीं गए, एक भी दलित लीडर नहीं गए। जो बिहारी फर्स्ट कहते हैं, जो मांझी जी दलित लीडर कहते हैं अपने को, बड़ा हमारे परिवार की तरह है, और जो विपक्ष के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार या कोई ममता बनर्जी क्या करेगा भाई? आप हमको जरा बता दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन दोषी हो जाए, शासन प्रशासन दोषी हो जाए, उसमें सीधा मुख्यमंत्री को सब जगह आप गाली देते रहे, तो आप घर में क्यों सोए हुए हैं? मैं जानना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष तो इसलिए नहीं गया कि उत्तराखंड में राजनीति, बंगाल में राजनीति करनी है, और केंद्र को बेटी पर ही राजनीति करनी है। तो केंद्र उत्तराखंड का जवाब देना, अब बिहार का जवाब देना, अब बंगाल के उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण का जवाब देना, राम रहीम का जवाब देना, आसाराम का जवाब देना, बाबाओं का जवाब देना। ये राम रहीम ब्रजभूषण का जवाब क्यों नहीं देते हैं ये लोग? तो जब आप सियासत के लिए बलात्कारी को निकाल करके जेल से निकालिएगा, तो आप किस मानसिकता से आप उम्मीद करते हैं कि बलात्कार की घटना रुके? और निर्भया बलात्कार के घटना के बाद 33% बलात्कार इस देश में बढ़ी है, 33%। और बेटी को भी आप बाइफरकेट कीजिएगा डॉक्टर से, बेटी को भी बाइफरकेट कीजिएगा किसी चीज से। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अरेस्ट हो गए, ममता बनर्जी खुद सड़कों पर हैं बेटी के सवाल पर। फिर राजनीति कैसा? कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं केंद्र? आप आम आदमी को सुरक्षा दे नहीं पाते हैं, और आम आदमी की, गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है, तब ये देश में हड़ताल आज तक क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं बोलते हैं ये? और 12 मौत हो गई। ये 12 मौत के जिम्मेदार कौन होंगे? डॉक्टर पे 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? ये लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर तोड़फोड़ करे तो कोई एक्ट नहीं, कोई कानून नहीं। डॉक्टर के कारण पब्लिक मर रही हो, कोई कारण नहीं। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अब इसको क्या चाहिए? मैं सीधा जानता हूं, अमानवीय कृत्य करते हैं ये डॉक्टर लोग। ये इनको गॉड का दर्जा गलत तरीके से दुनिया ने दिए। ये इंसान है और इन्हें इंसानियत का पता नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल का पता नहीं है। ये आप समझ लीजिए। अविलंब फांसी हो। हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि एसपीडी ट्रायल करा के 1 महीने के अंदर इन बेटियों के बलात्कारी को फांसी दे दीजिए। करेंगे, और आगे इसके बाद अब कोई बलात्कार नहीं होगा, इसकी गारंटी केंद्र लेंगे डॉक्टर। इसीलिए अनह्यूमन है, और अपने ईगो के कारण डॉक्टर आम लोगों की जान ले रहे हैं। आप डॉक्टर पर बड़े सवाल खड़े। तो आपने देखा कि ये जो हड़ताल है, और ये हड़ताल क्यों हो रही है या प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं के साथ एक ट्रेनी डॉक्टर थी, इधर बच्चियां थी, उधर कोई और लड़कियां थी, जिनके साथ ये छेड़छाड़ की घटना हुई। तो दिल्ली में अभी हड़ताल जो है खत्म हो गई है। बाकी देश में अलग अलग जगह जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। सौरव गांगुली जो क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, वो भी जो है अपनी पत्नी के साथ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इधर बदलापुर को बंद करने का ऐलान हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखते हैं कि लोग उत्तेजित हैं, पर ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या ये घटनाएं इस तरह के प्रदर्शन से रुकेगी, या पुलिस लाठीचार्ज करेगी, लोग प्रदर्शन करेंगे, स्कूल के अंदर उसके तोड़फोड़ करेंगे, अस्पताल पे हमला करेंगे, तो क्या इससे घटनाएं बंद होगी? मुझे लगता है कि हमको ये बहुत गंभीरता से सोचना है कि स्त्री के या बच्चे के ना का मतलब ना होता है। आप उससे किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप उसको उसकी सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब जब हम कहते हैं कि आप कैमरे की जद में जगह जगह चौराहे चौराहे पे कैमरे लगने की बात होती है, तो स्कूल में कैमरे क्यों नहीं है? स्कूल में सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं है? स्कूल में
ऐसी हिम्मत कैसे पड़ती है कि बाथरूम में जाने वाली छोटी बच्चियों के साथ वहीं का एक आदमी छेड़छाड़ करता? तो कहीं ना कहीं ये उसकी मानसिकता है, और ये मानसिकता जब तक बदलने का हम अभियान नहीं चलाएंगे या हम इसके लिए लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, हम लैंगिक समानता की बात नहीं करेंगे, हम स्त्रियों के दिखावे के लिए उनकी पूजा नहीं करेंगे, बल्कि हम अंदर से उनकी इज्जत करेंगे, अपना दोस्त समझेंगे, अपनी बेटी समझेंगे, बहन समझेंगे, तो हम उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ सोचना शुरू करेंगे। पर हमारे यहाँ घटना दर घटनाएं, हमने बहुत देखा कि निर्भया कांड के बाद फांसी पे लटकाने की बात हो गई, अभी भी कह रहे हैं कि रेपिस्ट को जो है फांसी पे लटकाइए, पर कितने लोग फांसी पे लटक रहे हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पूरे मामले में औरतें उस तरह से बयान नहीं देती, बच्चियां उस तरह से बयान नहीं देती, समाज में एक अलग तरह के स्टिग्मा की तरह इसको देखा जाता है। कम लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं। माता पिता ने ही इस छेड़छाड़ की घटना का दूसरे दिन रिपोर्ट किया, महिला पुलिस अधिकारी ने उसको लापरवाही से लिया। आप अलग अलग जगह, अगर आप कलकत्ता की बात देखें तो वहाँ जो जिन सज्जन का नाम आ रहा है जो कि राजनीतिक पहुँच रखते हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर किस तरह का उनका आचरण था, क्या वहाँ पॉलिटिक्स चल रही थी, उसको लेकर कभी किसी ने क्यों नहीं बात की? तो अगर हम किसी भी हॉस्टल, हम देखते हैं कि हॉस्टल में जो आवासीय हॉस्टल रहते हैं उसके भीतर रहने वाली बच्चियां भी गर्भवती हो जाती, तो मालूम पड़ता है कि वहाँ के वार्डन या आसपास के लोग जो हैं वो उसमें शामिल हैं। तो एक ऐसा वातावरण पूरे देश में है जहाँ पर कहीं ना कहीं बेटियों को, स्त्रियों को, महिलाओं को अलग अलग उम्र की, चाहे वो 3 साल की हो, चाहे 4 साल की हो, चाहे वो काम करने ऑफिस में काम करने वाली हो, डॉक्टर हो या किसी क्लब में जाने वाली महिला हो, अगर महिला की स्वतंत्रता, महिला अगर थोड़ी सी आगे बढ़ रही तो बहुत सारे लोगों को ये बात नागवार गुजरती है और उनको लगता है कि ये स्त्रियों को इस तरह नहीं रहना चाहिए। और जो बहुत सारे मैंने पूर्व में देखा है कि कोई पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई लोग, नेता ये बयान देते हैं कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को वैसे नहीं रहना चाहिए। पर जब ये छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटना होती है, और वो जो डॉक्टर थी वो भी पूरी ढकी मुंदी थी, तो ये जो एक मानसिकता है वो ये मानसिकता है कि हम किस तरह से स्त्री को अपने काबू में रखें, उसको अपने नीचे रखें, उसको दबा के रखें, और हम जो चाहें और वो शिकायत ना करें, और जब मुंह खोलने की कोशिश करें तो उसकी हत्या कर दें और बर्बर तरीके से हत्या करें। सेक्स के प्रति जो है, जो भीतर की इच्छाएं हैं वो रुक नहीं रही हैं। हमारा जिस तरह से सामाजिकरण होना चाहिए वो सामाजिकरण नहीं दिख रहा है। समाज पढ़ लिख तो रहा है, साक्षरता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा हो गया है, सुरक्षा के इंतजाम बहुत सारे हो गए हैं, पर उसके बावजूद जो है वो ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से अब देश को सोचने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं पर हम किस तरह से रोक लगाएं। अब भला ही महाराष्ट्र में जो है वो विपक्ष जो है इस घटना पे बयानबाजी कर रहा हो, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दोषियों को दिल से दिल सजा दिलाने की बात कही है, पर हर आदमी ये कह रहा है कि जो दोषी है उसको सजा दिलाओ, पर सजा कितने लोगों को मिल रही है, ये केस कितना ठहर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। इसके एक और नए तरह की चिंता है, अब हम साइबर समय में जी रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे जी रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे इस तरह हो रही है कि वो स्त्रियों के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हो रही है, उनको बहुत अलग अलग तरह से परेशान किया जा रहा है, डीप फेक के जरिए उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाओं के साथ हो रही है, और ये बाजार जो है जहाँ पर कि सेक्स को बेचने की या हिंसा को बेचने की तैयारी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इसको ग्लैमर के तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरह से बात करते हैं। पर निश्चित रूप से अगर हम रक्षाबंधन मनाते हैं, हम देवी का पर्व मनाते हैं, तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा, खास करके भारत को जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, वहाँ पर सभी नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी प्रदेश में किसी भी पार्टी का राज हो, पर ये सबको सोचने की जरूरत है कि ये जो महिलाओं के साथ सदियों से जो एक शोषण का सिलसिला चला आ रहा है वो कैसे रुकेगा और कैसे हम लोगों की मानसिकता बदलेंगे, ये हमारे समय की मांग है। रेलवे पे प्रदर्शन करने से, अस्पताल में तोड़फोड़ करने से, बहुत सारे जुलूस निकालने से ये हो सकता है कि ये एक विरोध का स्वर है, और विरोध भी होना चाहिए, प्रतिरोध भी दिखाई देना चाहिए, पर यह प्रतिरोध क्या वाकई में ज़मीनी सच्चाई लेगा, और क्या वाकई में जो लोग इसके दोषी हैं वो 27% जो अभी केवल सजा पा रहे हैं वो 100% कैसे सजा पाएंगे, ये हमारे लिए सोचने का विषय होगा। नमस्कार।